प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, ग्रेट ब्रिटेन के विषय में ये कहा गया है कि वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था संसदीय सरकार से मंत्रिमंडलात्मक सरकार और अंततः प्रधानमंत्रीय सरकार में परिणत हो चुकी है। भारत के संदर्भ में भी ये कहा जाता है कि यहाँ राजनीतिक व्यवस्था उसी प्रकार विकसित हो रही है जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में यह बदलती हुई थी। भारत में राजनीति के क्षेत्र में ब्रिटेन से जो विभिन्न विरासतें मिली है, उनमें से एक महत्वपूर्ण विरासत प्रधानमंत्री को प्रदत्त केंद्रीय स्थिति है। यद्यपि राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति को कहा गया है, परंतु शक्ति संरचना का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धांत का परित्याग कर वर्तमान में संसद की संप्रभुता का स्थान मंत्रिमंडल की संप्रभुता ने ले लिया है। यह मंत्रिमंडल की संप्रभुता अंततः प्रधानमंत्री की संप्रभुता होती है। माले का यह कथन है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है। भारतीय प्रधानमंत्री के पक्ष में यह कथन खरा उतरता है। प्रधानमंत्री बराबर के व्यक्तियों में केवल प्रथम ही नहीं, वरन वह सूर्य है जिसके चारों ओर अन्य नक्षत्र चक्कर लगाते हैं। जॉन मार्ले के शब्दों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के मेहराब की धुरी और आधारशिला है। बेजहाट के अनुसार प्रधानमंत्री एक हाइफन या बक्सुआ है। पिछले 50 वर्षों में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मुख्य प्रशासक, मुख्य नीति निर्माता, मुख्य विधायक तथा मुख्य राजनीतिज्ञ के रूप में राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित हुआ है। प्रधानमंत्री का पद एवं नियुक्ति। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख प्रथम अनुच्छेद 74 फर्स्ट में किया गया है। राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री कहलाएगा। अनुच्छेद 75 फर्स्ट में यह लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 78 में यह भी लिखा गया है कि जहां प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं कर्तव्य के विषय में ब्रिटिश परंपरा का अनुसरण ही किया जाएगा। भारत के संविधान में यह नहीं है कि राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री को किस तरह नियुक्त करेगा, परंतु ब्रिटिश परंपरा के अनुसार बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ता है। संवैधानिक दृष्टि से प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतया इस संबंध में राष्ट्रपति को स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। राष्ट्रपति केवल उस समय अपने विवेक एवं बुद्धि का प्रयोग कर सकता है जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। भारत में अब तक 1979 में नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को 1990 में चंद्रशेखर के समय विवेकात्मक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के चयन में किया था। प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य या प्रधानमंत्री की भारत में भूमिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के दायित्वों के संबंध में कहा था कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य है और संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री उस कील के सदृश है जो सरकार रूपी चक्र पर लगी धुरी है जो चक्र को गिरने से रोकती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के गठन का एकमात्र अधिकार प्रधानमंत्री का है। यद्यपि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मंत्रिमंडल का चयन तथा फेरबदल करने का प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार प्राप्त है। श्री नेहरू तथा श्रीमती इंदिरा गांधी ने
इस शक्ति का स्वच्छंद रूप में प्रयोग किया था। 1962 में नेहरू चाहकर भी कृष्ण मेनन से त्यागपत्र दिलवाने में असमर्थ रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय मोरारजी देसाई से 1969 में त्यागपत्र दिलवाया गया था। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री से मतभेद होने पर त्यागपत्र नहीं देता है तो प्रधानमंत्री उस मंत्री को पदच्युत करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। पंडित नेहरू के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पी देशमुख, श्री कृष्णमाचारी को मंत्री पद से हटाया गया था। इंदिरा गांधी के समय महावीर त्यागी को MC छागला द्वारा शिक्षा नीति पर, अशोक मेहता को चेकोस्लोवाकिया के विरुद्ध रूसी हस्तक्षेप के समय सरकार की नीति का विरोध करने पर त्यागपत्र दिलवाया गया था। प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को पदोन्नति एवं पदावनति का पूर्ण अधिकार है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। वह मंत्रिपरिषद की कार्यसूची तैयार करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों के मध्य ये भावना पैदा करता है कि हम सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। प्रधानमंत्री और लोक सदन के नेता के रूप में भूमिका। भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राष्ट्रपति को परामर्श देकर लोकसभा को भंग करने का परामर्श प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। लोकसभा द्वारा पूछे गए गंभीर प्रश्नों का अंतिम उत्तर प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिया जाता है। वर्तमान में महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण प्रधानमंत्री के सलाह से ही तैयार किए जाते हैं। कांग्रेस विभाजन के बाद भारतीय राजनीति में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लोकसभा भंग करवाई गई। उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी इस प्रस्ताव पर संदेह व्यक्त किया था। इसी प्रकार नवी लोकसभा को भी भंग करवाया गया था। लोकसभा में विरोधी दल के नेता डॉक्टर रामसुभग सिंह ने यह तर्क दिया था कि राष्ट्रपति को संसद के भाग्य का निर्णय किसी एक व्यक्ति द्वारा, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, नहीं करना चाहिए। संक्षेप में प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करवाने, विधि निर्माण करवाने तथा संविधान में संशोधन प्रस्ताव पारित करवाना उसकी इच्छा का परिणाम है। अब हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में, उसकी क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है तथा प्रधानमंत्री ही वास्तविक शासक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए परामर्श एवं नीतिगत निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य करता है, परंतु भारत में यह कभी स्वीकार नहीं किया गया कि शक्ति का केंद्र संसद भवन से स्थानांतरित होकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाए। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा डॉक्टर राधाकृष्णन श्री नेहरू के समकालीन थे, किंतु वे संवैधानिक प्रधान ही बने रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू पर संयत दबाव डालने में प्रयासरत रहते थे। जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध पटेल के दाह संस्कार सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में भाग लिया था। चीन के प्रति नेहरू की नीति, जमींदारी उन्मूलन विधेयक तथा हिंदू कोर्ट बिल पर भी उन्होंने अपनी आपत्ति को स्पष्ट किया था। श्रीमती गांधी के समय नीलम संजीव रेड्डी के स्थान पर वीवी गिरी का समर्थन इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि प्रत्येक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में एक मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व वाला होना पसंद करता है। 1966 में मंत्रिमंडल में परिवर्तन। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति को अनभिज्ञ रखा गया। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा तो राष्ट्रपति को एक अलंकार बनाकर ही रख दिया गया है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह एवं राजीव गांधी के शासनकाल में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के संबंधों में प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन ही किया था। अब हम प्रधानमंत्री एवं दल के नेता के रूप में उसके कार्य है। भारत में प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री एवं दल के अध्यक्ष में मतभेद होने पर अध्यक्ष को ही नीचा देखना पड़ता है। नेहरू के प्रधानमंत्री के काल में आचार्य कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे शक्तिशाली अध्यक्ष के हाथ में दल की सत्ता नेहरू के हाथ में ही रही। 1963 में कामराज योजना,
प्रधानमंत्री एवं दल के अध्यक्ष की भूमिका का आदर्श माना जाता है, क्योंकि नेहरू की मृत्यु के बाद कामराज ने 2 प्रधानमंत्रियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर कांग्रेस अध्यक्ष के पद को गरिमामयी बना दिया था। परंतु वर्तमान में अध्यक्ष का प्रधानमंत्री पर दबाव डालने की क्षमता से अवश्य ही ह्रास हुआ है। इस प्रकार प्रधानमंत्री और दल के नेता के रूप में उसकी शक्तियों के बाद अब हम प्रधानमंत्री और वैदेशिक संबंधों के संचालन के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे विदेश विभाग प्रधानमंत्री के हाथों में न हो, फिर भी अंतिम रूप से विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इस संबंध में उसके शब्द ही अंतिम तथा अधिकृत माने जाते हैं। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने विदेश नीति के क्षेत्र में पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इसी प्रकार 1965 के भारत पाक युद्ध के संचालन और ताशकंद समझौते में भी श्री शास्त्री की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। 1971 के प्रारंभ से 1977 के प्रारंभ तक तो प्रधानमंत्री ने वैदेशिक संबंधों के संचालन का समूचा भार ही अपने ऊपर ले लिया था। बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में भारत के द्वारा जो भूमिका निभाई गई वह श्रीमती गांधी के व्यक्तिगत निर्णयों का परिणाम था। इस संबंध में कैबिनेट के सदस्यों से परामर्श भी नहीं लिया गया था। इसी प्रकार 1998 का परमाणु परीक्षण और 1999 में लाहौर की ऐतिहासिक बस यात्रा प्रधानमंत्री वाजपेयी का व्यक्तिगत निर्णय ही था। वैदेशिक संबंधों का संचालन तत्परता के साथ कार्रवाई और अनेक बार गुप्तता की मांग करता है, अतः इस कार्य में प्रधानमंत्री को अपने ही विवेक के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री की इन शक्तियों के बाद अब हम प्रधानमंत्री की भारत में वास्तविक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की शक्तियां अपार एवं असीमित है। समय, स्थिति तथा व्यक्तित्व के अनुसार उसकी स्थिति घटती बढ़ती रहती है। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति प्रमुख रूप से निम्न बातों पर निर्भर करती है। प्रथमतः और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा और राज्यसभा, विशेषतया लोकसभा में उसके राजनीतिक दल की स्थिति कैसी है। यदि प्रधानमंत्री मिलीजुली सरकार या बाहरी समर्थन पर टिकी अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहा है तो प्रधानमंत्री की स्थिति कमज़ोर होती है और प्रधानमंत्री पदधारी तथा प्रधानमंत्री पद पर निरंतर दबाव पड़ते हैं। एकदलीय सरकार का प्रधानमंत्री ही शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में कार्य कर पाता है। दूसरा कारण है प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक सीमा तक उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। लॉर्ड ऑक्सफोर्ड तथा एक्सविथ ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद के संबंध में कहा भी है कि प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा कि उस पद का अधिकारी उसको बनाना चाहता है। स्वाभाविक रूप से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में और निर्बल व्यक्तित्व एवं कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है कि प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि अपने राजनीतिक दल या अपने राजनीतिक गठबंधन में उसे किस प्रकार की स्थिति प्राप्त है। अपने राजनीतिक दल में वह यदि निर्विवाद नेता है तो उसकी स्थिति पर्याप्त शक्तिशाली हो जाती है, लेकिन यदि उसके दल या दलीय गठबंधन में ही उसके नेतृत्व को चुनौती दी जाती है तो उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। चौथा कारण है प्रधानमंत्री की शक्ति तत्कालीन स्थिति पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर स्थिति होने पर प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन सामान्य स्थिति में वह अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाता है। पांचवा जो महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करने वाला जो कारण है वो है प्रधानमंत्री पदधारी को घरेलू और वैदेशिक क्षेत्र में व्यवहारिक राजनीति में पर्याप्त सफलताएं और असफलताएं प्रधानमंत्री की स्थिति को सबल या दुर्बल बनाती है। भारत चीन सीमा संघर्ष में भारत के लिए अपमानजनक स्थिति ने प्रधानमंत्री नेहरू की स्थिति को कमज़ोर कर दिया था तथा 1965 के भारत पाक संघर्ष में पाकिस्तान की पराजय तथा 1971 के संघर्ष में पाकिस्तान की निर्णायक पराजय ने तत्कालीन प्रधानमंत्रियों में, जिसमें
लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की स्थिति को सबलता प्रदान की थी। उपयुक्त के अतिरिक्त भी अन्य कुछ तत्व हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करते हैं। आज इतना ही इस लेसन में, यहाँ लेसन समाप्त होता है। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इनमें जो वीडियो में कमियां हैं वो मेरे द्वारा समय समय पर उसमें परिवर्तन किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।